नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो अध्याय है वो है कविता के बहाने। कविता, इसके जो कवि हैं वो हैं कुंवर नारायण शाही। इसमें दो कविताएं हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। तो सबसे पहले हम कवि परिचय ही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कवि परिचय आया करते हैं। जीवन परिचय। कुंवर नारायण शाही आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर पर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक विदेशों की यात्रा की हैं। कुंवर नारायण शाही ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन प्रलेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएँ लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार इत्यादि। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है तीसरे शतक की प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। इनके जो मशहूर काव्य संग्रह जो हैं 1956 में जो प्रकाशित हुए थे, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंध काव्य था इनका जो है वो है आत्मजयी। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास, समीक्षा, आज और आज से पहले, सामान्य, मेरे साक्षात्कार। इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं, कवि ने कविता को अपने सृजन क्रम से हमेशा प्राथमिकता दी है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह, उलझन का तनाव पूरी तरह व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। भाषा शैली, भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और इनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर यानी पूरे तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। अब हम देखते हैं कविता के बहाने का सार या इसका प्रतिपाद्य। कविता के बहाने कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। ये आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर प्रदान करेगी। सार, यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की और कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में
किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की हो, समय की ही क्यों ना हो। ये हमने देखा इसका सार। अब इस कविता में जो कुछ कठिन शब्द आगे आएंगे वो हम पहले पढ़ लेते हैं। उड़ान, उड़ना यानी कल्पना। बहाने प्रतीक बना करके कविता की उड़ान, कविता की असीम पहुँच या प्रभाव, क्या जाने क्या समझ सकती है, बाहर भीतर थोड़ी दूर तक, इस घर उस घर, एक घर से दूसरे घर तक, कविता के पंख, कवि की कल्पनाएं, माने अर्थ। खिलना, फूल का खिलना, कविता का आनंदमय प्रभाव, बाहर भीतर सीमित स्थान में यानी कविता के पक्ष में सर्वत्र, इस घर उस घर, अपने देश और विदेशों में, बिना मुरझाए सदा एक जैसा आनंद देते हुए, महकना, फूल के पक्ष में सुगंध बिखेरना और कविता के पक्ष में होता है बेटा आनंदित करना यानी प्रभावित करना, एक कर देना यानी कि भेदभाव मिटा देना। आइए अब पढ़ते हैं हम कविता। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता के बहाने से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो कुंवर नारायण शाही जी हैं। इस कविता में कवि स्पष्ट करता है कि कविता के द्वारा अपार संभावनाओं को है वो खोजा जा सकता है। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि कविता का अस्तित्व समाप्त हो गया है। कवि कहता है कि शक्ति का वर्णन करता हुआ बताता है कि कविता एक उड़ान है। जहाँ चिड़िया की उड़ान सीमित होती है परंतु कविता की उड़ान असीमित होती है। चिड़िया भी कविता की उड़ान से उस छोर तक नहीं पहुंच पाती जहां तक कविता पहुंच सकती है। चिड़िया की उड़ान ससीम है, सीमाओं में बंधी है। उसमें नए नए भाव, नए नए रंग तथा नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और कविता की उड़ान बड़ी ही ऊंची होती है। यानी बाहर भीतर, इधर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, लाया नहीं भाई, लगा पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी कविता के भाव हैं वो असीम होते हैं। कविता न केवल घर के भीतर ही है गतिविधियों का वर्णन करती है बल्कि घर के बाहर का भी के क्रियाकलापों को भी व्यक्त करती है। कहने का भाव यह है कविता घर परिवार की समस्याओं का उद्घाटन करती है तो कभी बाहर के वातावरण का भी मार्मिक वर्णन करती है। कविता के साथ कल्पना के पंख लगे होते हैं इसलिए उसकी उड़ान है वो असीम होती है। बेचारी चिड़िया कविता की असीम शक्ति को कैसे पहचान सकती है। जहाँ प्रकृति का क्षेत्र ससीम है वहाँ कविता का क्षेत्र वो अनंत और असीम होता है। तो यहाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत सारी मेहनत है वो मैं करता हूँ। तो आज मैंने इसमें जो एक एक अंक के क्वेश्चन हैं, प्रश्न उत्तर हैं वो भी जोड़े हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पंक्ति का भाव बताइए। तो इस पंक्ति का अर्थ यह है कि चिड़िया को उड़ते देख करके कवि की कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती है। वह रचना करते समय कल्पना की उड़ान भरता है। इसका अगला प्रश्न है, कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो कविता पंख लगाकर मानव के
आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भरती है वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है। अगला जो प्रश्न है, कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? तो देखिए, चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को, कविता नहीं भाई, ये कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। अगला जो प्रश्न है, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? तो कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है, वह इसके सहारे मानव मन व समाज की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान कर देता है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। इससे पहले मैं इसके कुछ विशेष जो चीज़ें इस कविता में आई हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ान को मनोहारी तुलना की है। चिड़िया एक सीमित क्षेत्र में उड़ान भर सकती है, परंतु कविता की उड़ान असीमित होती है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है और इसमें मानवीकरण का भी पुट है। कविता के पंख में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सरल एवं सहज और प्रभावशाली भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। व्यंजना शब्द शक्ति का इसमें सटीक प्रयोग हुआ है। वर्णनात्मक शैली और छंद मुक्त कविता है, लेकिन छंद में लयबद्धता भी है। अब बढ़ते हैं अगले पद्य की ओर। विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए यदि आपको कविता को अच्छी तरह से समझना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर है वो मुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसलिए आप जयपाल शास्त्री के साथ बने रहें और अपना पठन पाठन का जो कार्य है वो करते रहें, क्योंकि अभी विद्यालय खुलने की गुंजाइश है वो नज़र नहीं आ रही है। तो आपका जो सिलेबस है रुके नहीं, इसीलिए मैं आपके लिए अथक मेहनत करता हूँ और मेरी मेहनत है वो बेकार ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला, ये कुछ इसमें ना मिसप्रिंट है भाई, कुछ मिसप्रिंट है। कूल नहीं होता बेटा, ये फूल होता है। फूल क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो यहाँ इस पद्य में कवि कहता है कि कविता फूलों को देख करके खिलती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कविता फूलों को देख करके खिलती है और पुष्पित होती है। फूलों के समान कविता में भी नए नए है ना रंग भर जाते हैं। कविता का खिलना असीम है, जबकि फूल का खिलना ससीम होता है, यानी सीमाएं होती हैं। फूल केवल खिलकर अपने चारों ओर सुगंध तथा सुंदरता को बिखेर देता है, परंतु फूल कविता के खिलने को ठीक से समझ नहीं पाता है। तो क्योंकि फूल का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। एक समय ऐसा आता है कि फूल तो है ना वो निश्चित समय में मुरझा करके वही नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ उसकी सुगंध तथा सुंदरता भी है ना वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है भाई। वह केवल घर के बाहर तथा भीतर ही सुगंध प्रदान करता है, सुगंध बखेरता है, लेकिन बल्कि कविता जो है ना प्रत्येक बार अपने भावों को अलग अलग तरह से बिखेरती है। इसलिए फूल बिना मुरझाए महकने के अर्थ को नहीं जान सकता। कविता हमेशा अपने भावों की सुगंध बिखेरती रहती है, उसका भाव सशक्त होता है तथा वह कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए फूल कविता के मायने नहीं जानता। तो आइए, ये एक एक नंबर के प्रश्न है ना, एक पद्यांश आता है और उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपकी इस वीडियो में थोड़ा सा ये और बढ़ाने का प्रयत्न किया है। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों कहा गया है?
तो कविता फूलों के बहाने खिलना है, क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न होता है, उसके मन में कविता फूलों की बातें विकसित हो जाती है। कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है, यानी बराबरी है। जिस प्रकार फूल पराग मधु व सुगंध के साथ साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर रची जाती है। अगला प्रश्न है, बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है। बिना मुरझाए कविता हर जगह महका करती है, यह अनंत काल तक सुगंध फैलाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पंक्ति का आशय क्या है। इस पंक्ति का आशय यह है कि फूल के खिलने व मुरझाने की सीमा है, परंतु कविता शाश्वत है, जिसका महत्व फूल से अधिक होता है। तो इसके जो विशेष चीज़ें इसमें आई हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इस कविता में इस पद्य में कविता का खिलना फूल क्या जाने, इस पंक्ति में काकु वक्रोक्ति जो है ना, वक्रोक्ति अलंकार का वर्णन हुआ है। फूल क्या जाने में प्रश्नालंकार तथा मानवीकरण का पुट भी है। संपूर्ण पद्य में अनुप्रास अलंकार की छटा वो द्रष्टव्य है। कवि की भाषा और सहज सरल बोधगम्य है और सफल हिंदी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और भाव अभिव्यक्ति में सहायक है, और ख़ास बात है कि वर्णनात्मक शैली है और छंद मुक्त का सफल प्रयोग हुआ है, लेकिन छंद में लयबद्धता भी है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। इससे पहले हम इसके जो प्रश्न हैं वो करते हैं। कविता रचने और फूल के खिलने में क्या समानता है। कविता फूल की तरह खिलती है तब विकसित होती है, और फूल विकसित होने पर अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरता है। उसी प्रकार कविता अपने विचारों व रस से पाठकों के मनोभावों को खिलाती है। प्रश्न नंबर 6 है इसका, कवि ने कैसे समझाया है कि कविता के प्रसव की अर्ध सीमा कहाँ होती है। कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान माना है, और कविता का व्यापक प्रभाव है। बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं। इस तरह कोई भी शब्दों के माध्यम से कहीं भी भाव दशा में कविता रचता है, और ये है वो शाश्वत है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये कविता है इसका जो सरलार्थ है वो कर लिया है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और अपने अध्याय को करते रहिए। इसके पश्चात अगले वीडियो में मैं आपको इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस अवसर का पूरा लाभ उठाइएगा। जय हिंद, जय भारत।